बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स को पढ़ा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के इस क्लास में हम आए हैं। इससे पहले के वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट को विकसित किया। हालांकि शुरुआत तो जीन पियाजे ने किया था। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी फेमस कोहलबर्ग के नाम से है, एग्जाम में कोहलबर्ग के नाम से पूछी भी जाती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जीन पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट को अध्ययन में अपने लिया था। मतलब जीन पियाजे का एक परिचय मैं आपको दे करके आगे बढ़ूंगा। जीन पियाजे को किस लिए जाना जाता है? जीन पियाजे को जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि संज्ञानात्मक विकास के अलावा इन्होंने नैतिक विकास का भी अध्ययन किया। नैतिक विकास का भी अध्ययन इन्होंने किया। लेकिन फेमस कौन होता है? कोहलबर्ग। फिलहाल इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। जीन पियाजे डेट ऑफ बर्थ और डेथ कब हुई थी? ये बायोलॉजिस्ट थे पहले, फिर बाद में साइकोलॉजिस्ट हो गए। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के थे, है ना। इन्होंने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। नैतिक विकास को इन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन विकसित कौन होता है? विकसित होते हैं कोहलबर्ग। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। नैतिक विकास के सिद्धांत। नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। बालक के अंदर कार्य, गुण, ज्ञान, व्यवहार, चरित्र या ईमानदारी आदि चीजों का होना। कहने का मतलब बालक के अंदर अच्छे गुणों का होना, बालक के अंदर अच्छे चरित्र का होना, बालक के अंदर सही और गलत की पहचान होना, किसका अंग माना जाएगा? नैतिक विकास का। जीन पियाजे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड के लेखक कौन है? जीन पियाजे। इन्होंने इसमें शुरुआत किया था नैतिक विकास के अध्ययन की। अब आगे बढ़ते हैं सिद्धांत के बारे में। जो जीन पियाजे साहब थे, इन्होंने अपने मोरल डेवलपमेंट को 3 भागों में और 3 उपभागों में भी बांटा था। इनके सिद्धांत की जो पहली अवस्था है उसका नाम है नैतिक यथार्थता। बहुत आपको मैं सरल शब्दों में बता रहा हूं। इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा था। एक को कहते हैं नैतिक यथार्थता और दूसरे को कहते हैं नैतिक समानता और तीसरे को कहते हैं नैतिक सापेक्षता। ध्यान रखिएगा, एक को कहते हैं नैतिक यथार्थता, एक को कहते हैं नैतिक समानता और एक को कहते हैं नैतिक सापेक्षता। नैतिक यथार्थता को हम विषम नैतिकता भी कहते हैं या इसे हम विवस्था की भी नैतिकता कहते हैं। इसकी जो उम्र है वो 2 से लेकर के 8 वर्ष तक है। नैतिक विषमता, नैतिक यथार्थता का मतलब ये है कि हम सब कुछ, हमारा जो व्यवहार होता है, जो नैतिकता होती है, वो दूसरों पे डिपेंड होती है। जो हमारे माता पिता, भाई बहन हमें कहते हैं, समझाते हैं, उस चीज को हम मान लेते हैं या उसी चीज को हम सही मान लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन क्या है? दूसरों की बात मानने का अपना कोई अनुभव नहीं होता जीवन का। इसलिए सबसे पहला रीजन ये है कि बालक की जो बौद्धिक संरचना होती है वो अभी विकसित नहीं हुई है, इसलिए वो दूसरों की बात को सही मान लेता है और स्वयं का कोई अनुभव ज्यादा नहीं होता अपने जीवन का। जीन पियाजे ने ये 2 रीजन बताए थे। आत्म केंद्रिता का भाव पाया जाता है। आत्म केंद्रिता का मतलब ये होता है उसे जो पसंद है वो वही करता है या सबसे पहले खुद को ध्यान में रखता है, तब वो दूसरों को देखता है। फिलहाल इसे मैंने विवस्था की नैतिकता क्यों कहा? क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे बड़ों की बात मानने के लिए विवश होते हैं। चलिए, दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था का नाम है नैतिक समानता, 8 से लेकर के 12। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नैतिक समानता 8 से 12 क्योंकि इसमें बाल्यावस्था सम्मिलित हो जाती है। बाल्यावस्था इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसमें क्या होता है? सहयोग की भावना होती है। खेल के माध्यम से भी इनमें नैतिकता पाई जाती है। समूह बनाने की भावना आने लगती है। सामाजिकता का भाव या न्यायप्रियता का भाव आने लगता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सहयोग की भावना जीन पियाजे के नैतिक विकास के किस अवस्था में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? नैतिक समानता में।
खेल के माध्यम से नैतिकता कब विकसित होती है? नैतिक समानता में, मोरल इक्वलिटी में। अब हम तीसरे की बात करते हैं जिसे कहते हैं नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता को स्वायत्त नहीं, स्वायत्त या खुद की नैतिकता भी कहते हैं। नैतिक सापेक्षता का मतलब आपके सामने दो पक्ष होंगे, एक तो बालक स्वयं होगा और दूसरा होगा समाज। बालक के सभी कार्य समाज को दृष्टि में रख करके किए जाएंगे और समाज के जो नियम होंगे वो बालक या मनुष्य के हित के लिए बनाए जाएंगे। इस प्रकार से कुछ समाज नियम बनाएगा। मतलब समाज अपने बालक बालिकाओं का ध्यान रखता है और बालक बालिका अपने व्यवहार, अपने गुणों, अपने चरित्र से समाज का ध्यान रखते हैं। जो सही होता है उसे ही करते हैं, गलत चीजों की थोड़ी सी अवहेलना करते हैं। देखिए, इसे हम स्वायत्त की नैतिकता कहते हैं। स्वतः नैतिकता का पालन करता है, सर्वाधिक नैतिकता इसी में पाई जाती है। उच्च नैतिकता हम इसी को कहते हैं। उसके सभी कार्य समाज के अनुरूप होते हैं। तो एक प्रश्न निकल करके ये आया कि जीन पियाजे ने जो 3 अवस्थाएं दी थी, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता, उसमें सबसे कमजोर कौन सी है? तो नैतिक यथार्थता। और सबसे मजबूत कौन सी है, सबसे उच्च कौन सी है? तो नैतिक सापेक्षता। फिलहाल आपने देखा कि शुरुआत किसने किया था मोरल डेवलपमेंट के अध्ययन का? जीन पियाजे ने। किंतु फेमस कौन होता है? कोहलबर्ग। क्योंकि कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत में परिमार्जन किया, संशोधन किया और एक नए ढंग से इसे प्रस्तुत किया और फेमस हो जाते हैं बहुत अच्छे से। कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 1927 में हुआ, अक्टूबर 1927 में। इनकी जो डेथ हुई 1987 में हुई। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। और जो इनकी बुक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कब लिखी गई थी? 1984 में लिखी गई थी, लॉरेंस कोहलबर्ग की बुक। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने संशोधित किया था, एक नए रूप में प्रस्तुत किया था जीन पियाजे के मोरल डेवलपमेंट को, और ये फेमस भी हो जाते हैं। एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। क्या संशोधन किया था? जीन पियाजे ने 3 पार्ट बताए थे और 3 सब पार्ट बताए थे, लेवल और सब लेवल। इन्होंने क्या किया? लेवल तो 3 ही रहने दिया, लेकिन सब लेवल जो सब लेवल थे, इसे सब लेवल पढ़िएगा, जो सब लेवल थे वो 6 हो गए। मतलब भाग कितने थे इनके सिद्धांत में? तो 3, लेकिन जो उपभाग थे उसकी संख्या इन्होंने बदल दिया, 3 से क्या कर दिया? 6 कर दिया। इनका जो यह सिद्धांत है वो हिंज की कहानी पर आधारित है। हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है, उस पर एक कहानी इन्होंने बनाई, उसकी कहानी को इन्होंने सुना और उसी पर आधारित इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जल्दी से मैं आपको बताता हूं हिंज कौन था। हिंज एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी वाइफ बीमार हो जाती है और वो डॉक्टर को दिखाने जाता है और डॉक्टर उसको बहुत महंगी महंगी दवाइयां देता है जो उसके बस की बात नहीं होती है। अब उसके सामने 2 तरीके थे, या तो वो अपने वाइफ को ऐसे यूं ही मरने देता या वो चोरी करके दवाइयों को डॉक्टर के घर से उठा लेता और बचा लेता, क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं। अब हमारी जो नैतिकता है वो हमारी परिस्थिति पर डिपेंड हो जाती है, जबकि जीन पियाजे ने ऐसा नहीं कहा था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने यह कहा कि कभी कभी जो हमारी मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है, वो हमारी परिस्थितियों पर डिपेंड होती है। जब हम बहुत भूखे होते हैं तो हमें चोरी करना या न करने का भाव हम नहीं देखते, जो मिलता है उसे हम उठा करके खा जाते हैं। हिंज ने क्या किया? हिंज ने सबसे पहले ये सोचा कि हम चोरी करें कि ना करें। फिर उसने ये डिसाइड किया कि हमको चोरी ही करना है, क्योंकि दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। इसलिए हिंज चोरी करता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। इसी कहानी पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जन्म दिया। इसी कहानी पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को विकसित किया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं ये अपने सिद्धांत में? लॉरेंस कोहलबर्ग ने 2 कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझ लीजिए, फिर इसके सिद्धांत को हम समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था नैतिक दुविधा और एक कॉन्सेप्ट था नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा का मतलब जिस समय हिंज ये सोच रहा था कि सही गलत क्या है, हमें चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस प्रकार जब वो सोचता है। लेकिन नैतिक तर्कणा ये है कि जब 2 विचारों के माध्यम से सही गलत का चयन करना
और हिंज ने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें चोरी ही करना है। अर्थात जब हम अपने आप में दुविधा में रहते हैं कि करें कि ना करें, और जब हम निर्णय ले लेते हैं कि हमें करना ही है, चाहे वो सही हो या गलत, तो उसे हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे कोहलबर्ग के, इसे आपको समझना है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि सिद्धांत के 3 भाग थे और 6 उपभाग थे। इन 3 भागों के नाम मैं आपको बताता हूं। एक को कहते हैं पूर्व रूढ़िगत, जिसे उन्होंने यथार्थता कहा था। किन्होंने? जिन्हें, एक मिनट, सबसे पहले का क्या नाम है? पूर्व रूढ़िगत, जिसे जीन पियाजे ने नैतिक यथार्थता कहा था। दूसरे को रूढ़िगत, जिसे उन्होंने समानता कहा था, नाम बदल दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। और एक है उत्तर रूढ़िगत, जिसे इन्होंने सापेक्षता कहा था, जिसे किन्होंने? जीन पियाजे ने सापेक्षता कहा था। इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं। रूढ़िगत को हम पूर्व परंपरागत कहते हैं, इसे हम परंपरागत कहते हैं, और इसे हम उत्तर परंपरागत भी कहते हैं, जो 13 वर्ष के बाद आता है। जो 13 वर्ष के बाद आता है, ये कहां होता है? 10 से 13 होता है ना। अब आप देखिए, इसे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसके नाम को आपको याद रखना है, एग्जाम में ये नाम पूछा जाता है। इसके फीचर्स को हम आगे की स्लाइड में आपको बताते हैं। फिलहाल ये आपको समझना है। हमने कहा कि जो सब लेवल हैं वो इस प्रकार हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 सब लेवल जो मैंने आपको बताए थे वो आपके सामने लिखे गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। एक प्रश्न आया था, बालक के अंदर अच्छा बनना। देखो, दो सब लेवल बांटना। ये पहले स्टेज के हैं, ये दूसरे स्टेज के हैं, और ये तीसरे स्टेज के हैं। हर एक स्टेज में, हर एक लेवल में 2 सब लेवल हैं। एक प्रश्न आया हुआ था, बालक का लड़के या लड़की के अंदर अच्छे बनने का गुण जब आता है या भाव आने लगता है, तो नैतिकता के किस पक्ष से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? रूढ़िगत से, कन्वेंशनल से संबंधित है, अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग। ठीक है। अभी आपने देखा था कि जो दूसरा सब लेवल था उसका क्या नाम था? रूढ़िगत, उसी से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो प्राक रूढ़िगत है, 8 से 10 वर्ष का उसका समय है। सही गलत के मध्य अंतर को समझने में असमर्थ होता है बालक। नैतिकता न के बराबर होती है इस समय। इसके 2 उपभाग हैं। एक का नाम है दंड एवं आज्ञा पालन, और एक का नाम है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। देखिए, जो चीज अभी आपको मैंने इंग्लिश में लिखा था, देखिए, अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, उसी को मैंने 2 प्रकार दिए हैं हिंदी के रूप में। हमने कहा कि दंड एवं आज्ञा पालन के भाव कब होते हैं? रूढ़िगत में, प्राक रूढ़िगत में होते हैं। आत्म अभिरुचि, इंटरेस्ट की भावना, जो काम उसे अच्छा लगता है उसे ही वो करता है, किसमें? प्राक रूढ़िगत में। और इसको इनाम प्राप्त करना या पुरस्कार प्राप्त करने के गुण भी किसमें आते हैं? प्राक रूढ़िगत में आते हैं। कुल मिला के आपको सीखना क्या है? आत्म अभिरुचि, उसका खुद का इंटरेस्ट, और प्रतिफल अभिमुखता। कोई कार्य हम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। मैं सोच तो नहीं पाता, मतलब उसको पता है कि अगर हम ये गलत करेंगे तो मम्मी मुझे मारेंगी। ठीक है। दंड एवं आज्ञा पालन भी उसी से संबंधित है। तो ये दोनों उपभाग किसके हैं? पहले भाग के हैं। अब देखिए, दोनों को हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, अर्थात इसके अंदर आत्मरक्षा के भाव आते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आत्मरक्षा के भाव बालक के अंदर कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास में आते हैं, तो पहले वाले में आते हैं, जिसे हम प्राक रूढ़िगत कहते हैं। और चतुराई की भावना, काम अच्छे से करना है मुझे, क्योंकि पुरस्कार प्राप्त करना है। मैंने अभी आपको दिखाया था, पुरस्कार और दंड प्राप्त करने की भावना जो होती है वो पहली अवस्था में पाई जाती है। ये 2 उदाहरण हमने आपको दिए। आत्मरक्षा को याद रखिएगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरी बात हम करते हैं रूढ़िगत की, कन्वेंशनल स्टेज की। 10 से लेकर के 13 वर्ष। पहला क्या है? सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। सम्मान के प्रति इच्छा, सम्मान प्राप्ति करने की इच्छा होती है, अर्थात अब उसके अंदर सामाजिकता थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति आने लगती है। दूसरों को देखकर सही गलत का निर्णय करना। आइए, जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं आपको वो बताने चल रहा हूं।
अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनने के गुण किसमें होते हैं? दूसरे भाग के पहला उपभाग है। कानून एवं दंड उन्मुखता, उन्मुखता का मतलब होता है की ओर, उन्मुखता का मतलब होता है की ओर, मतलब वो नियमों का पालन करने लगता है। इस अवस्था में रूढ़िगत में, जिसे परंपरागत भी कहते हैं, उसमें कानूनों को मानने की, नियमों को फॉलो करने की भावना विकसित होने लगती है। ठीक है, दूसरी स्टेज है ये रूढ़िगत, कन्वेंशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने के उदाहरण भी दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को मानने के भी हम उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं नकल कर लूं तो पास हो जाऊंगा, पापा खुश हो जाएंगे, निष्ठा इसे कहते हैं। निष्ठा की भावना दूसरे अवस्था से संबंधित है। आदर्श नैतिकता, चोरी करना गलत है, समाज के नियम के विरुद्ध है, अर्थात वो सही गलत की पहचान भी करने लगता है। किस स्टेज में? दूसरे स्टेज में। आपको इन दोनों शब्दों को याद रखना है कि बालक के अंदर या बालिका के अंदर निष्ठा के भाव या आदर्श नैतिकता किस अवस्था में आते हैं? दूसरी अवस्था में आते हैं। याद रखिएगा, निष्ठा और आदर्श नैतिकता दूसरी अवस्था में, और आत्मरक्षा और चतुराई की भावना पहली अवस्था से संबंधित है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने के गुण सेकंड अवस्था से संबंधित है। कानून और व्यवस्था को मानने के जो विशेषता है वो भी सेकंड अवस्था से संबंधित है। आइए हम थर्ड अवस्था की बात करते हैं, जिसे कहते हैं उत्तर रूढ़िगत, थर्ड स्टेज जो है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने 3 पढ़े थे जीन पियाजे के द्वारा, सबसे पहला था यथार्थता, और दूसरा था समानता, और तीसरा था सापेक्षता। अभी आपने देखा था कि सबसे उच्च हमने किसे माना था? सापेक्षता को। सबसे निम्न किसे माना था? यथार्थता को। उसी प्रकार इन्होंने भी कहा कि जो हमारी थर्ड स्टेज है उत्तर रूढ़िगत, 13 वर्ष के बाद, ये सबसे उच्च नैतिकता की अवस्था है, या ये नैतिक परिपक्वता की अवस्था है। इसके 2 उपभाग कौन कौन से हैं? सामाजिक समझौते की अवस्था। इस समय उसके अंदर सोशल कांटेक्ट की भावना आने लगती है, सामाजिक समझौते की भावना आने लगती है, और सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझने लगता है। इसे ही हम विवेक की अवस्था कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विवेक की अवस्था कोहलबर्ग के किस विवेक की अवस्था कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्टेज से संबंधित है, तो तीसरी अवस्था से संबंधित है। इस समय वो तर्क विचार करने लगता है, सामाजिक भलाई को सोचने लगता है। इसमें नैतिक, व्यक्तिगत उपयोगिता, अधिकार और सामाजिक अधिकार भी उसको समझ में आने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? उच्च नैतिकता किसे कहते हैं? उत्तर रूढ़िगत को, पोस्ट कन्वेंशनल को। इसका समय क्या है, और इसके 2 उपभाग कौन कौन से हैं? सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था भी इसे हम कहते हैं। विवेक की अवस्था भी इसे हम कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से समझें। चोरी कर लूंगा यदि परिस्थिति की आवश्यकता है, यदि ऐसी परिस्थिति की आवश्यकता है कि हमें चोरी करना ही पड़ेगा, तो इसे हम तर्क प्रधानता कहेंगे। तर्क का मतलब सही गलत का निर्णय लेना। मान लो कोई किसी की डेथ होने वाली है, और अगर आप दवा चोरी कर लें तो बच सकता है, तो आप तर्क दे करके कि वो मरने वाला था इसलिए मैंने चोरी किया, ये क्या हो गया? तर्क देना। तो जरूरी क्या था? चोरी करना या मरना? तो चोरी करना जरूरी था, है ना, उसे बचाने के लिए। ये क्या हो गया? तर्क प्रधान। तो हिंज भी जो था, अभी आपने शुरू में पढ़ा था हिंज को, तो हिंज ने भी यही किया था, अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसने चोरी किया था दवा की, है ना। फिर देखिए, किसी की जीवन की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, खुद की हानि ही क्यों ना हो। देखिए, ये उच्च नैतिकता है, अर्थात इसे हम व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा कहते हैं कि दूसरे को बचाने के लिए हम थोड़ा सा नुकसान भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले का नुकसान ना हो। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि तर्क प्रधानता का गुण या व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का गुण कोहलबर्ग के किस अवस्था से संबंधित है? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अंतिम अवस्था से, जिसे हम उत्तर रूढ़िगत कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल कहते हैं, वहां पे ठीक है तर्क प्रधानता के गुण पाए जाते हैं और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के गुण पाए जाते हैं। यहां से यह प्रश्न बन सकता है, या
नेक्स्ट प्रश्न कैसे बन सकता है, आपसे पूछेगा सामाजिक समझौते की अवस्था किसे कहते हैं, किस अवस्था से संबंधित है। तो कहने का मतलब या तो उपभागों से प्रश्न पूछ लेगा या तो उपभागों के जो उदाहरण हैं उसकी विशेषताओं से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो एक छोटी सी पीपीटी आप बना सकते हैं अपने कॉपी में और बहुत अच्छे से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे हमारे धर्म भी हमारी नैतिकता को प्रभावित करते हैं। कई गलत जो अवधारणाएं हैं हमारे अंदर विकसित कर देते हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। विद्यालय होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य शारीरिक भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहीं से आपको प्रश्न मिलेगा। फिलहाल इसको आप देख लीजिए कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। चलो भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि कुछ वन लाइनर भी आपको नैतिक विकास से संबंधित पढ़ा देते हैं। जैसे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, एरिक्सन का, जो किससे संबंधित है, नैतिक विकास से। ठीक है, एरिक्सन ने ही कहा था बच्चे माता पिता दोनों से नैतिकता सीखते हैं। मौलिक पाप का सिद्धांत किसने दिया था, संत अगस्टाइन ने दिया था। चरित्र आदतों का पुंज है, ये नैतिकता से संबंधित है, किसने दिया, सैमुअल ने। इसे हैज बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वतः स्फूर्ति के प्रत्ययों की प्राप्ति है, ये जीन पियाजे ने कहा था, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर देखिए, चरित्र निर्माण पर बल किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ वन लाइनर थे जो एक दो पॉइंट आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, हमने कहा कि एक बेरोन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने नैतिक विकास के संबंध में 2 लाइन दिया। उसे देखिए, नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता और परिवर्तन से होता है। इनका कहना यह है कि नैतिक विकास का मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग की कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जब हमारे अंदर विकसित हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर देखिए, अब हम बात करते हैं नैतिक विकास के तत्वों की। तो नैतिक विकास के 3 तत्व होते हैं, संवेगात्मक तत्व, व्यवहारिक तत्व और संज्ञानात्मक तत्व। इसे तुम्हें बहुत समझने की आवश्यकता नहीं है, बस संवेगात्मक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने आज की क्लास में जीन पियाजे ने जो मोरल डेवलपमेंट को शुरुआत किया था उसको पढ़ा, फिर उसी को रिफॉर्मेशन करके जो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया उसे भी हमने देखा। 3 उपभाग को 6 उपभाग बना दिए थे, उनके नामों को चेंज कर दिए थे। नामों के साथ साथ उम्र की जो एज लिमिट थी उसे भी इन्होंने चेंज कर दिया था। 6 उपभागों के नाम भी इन्होंने दिए और उपभागों के उदाहरण भी इन्होंने दिए, और उदाहरण के साथ साथ एक एक विशेष पॉइंट इन्होंने जोड़ा। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, आत्मरक्षा, है ना, ईमानदारी, चतुराई, इन सारे तथ्यों को इन्होंने जोड़ा। वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक अन्य ऐसे टॉपिक को लेकर के आएंगे जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।